हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर 4 कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए फॉर्मल चार्ज के बारे में पहले स्टडी करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन जनरल डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था वो एक्चुअल जो शेप थी किसी भी मॉलिक्यूल की वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया था। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, उसने पॉलीएटॉमिक आयन्स के बारे में बोला कि जो नेट चार्ज इज पोजेस्ड बाय द आयन एज ए होल, जो नेट चार्ज होता है किसी आयन पर एज ए होल, जो है मतलब कि इकट्ठा होता है, नोट बाय ए पर्टिकुलर एटम, एक अलग अलग एटम पर नहीं होता है, पर वैसा नहीं था। इट इज़ हाउ एवर फिजिबल टू असाइन अ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, मतलब जो कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन भी जुड़े हो सकते हैं। तो उसने क्या बोला कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें जो चार्ज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो इकट्ठा होगा, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होते हैं। तो वो जितने भी एटम उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड को मॉलिक्यूल बनाने में इन्वॉल्व हैं, उन सभी का अपना एक चार्ज होता है जिसे हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच का डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम, कि उस एटम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन एन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू देम, और कितने इलेक्ट्रॉन उसको असाइन किए गए हैं लुईस स्ट्रक्चर में। क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि वहाँ हम डॉट डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाना तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो मेरा। तो उसमें हर एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें ड्रॉ कर रखे होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उसकी कितनी टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो फॉर्मल चार्ज किसके बराबर होता है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर। कब की बात कर रहा है, सिर्फ लुईस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। लुईस स्ट्रक्चर की बात मतलब डॉट डॉट से जहाँ रिप्रेजेंट कर रखा होता है इलेक्ट्रॉन को। तो जो फॉर्मल चार्ज है किसी एटम में, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, कि मतलब अगर फ्री एटम उसके साथ कोई बॉन्ड ना बना हो तो उस टाइम उसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का आपको पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 6 होते हैं, नाइट्रोजन है तो उसके पास 5 होते हैं, कार्बन है तो उसके पास 4 होते हैं, बस उसी की बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग। अब जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो बॉन्ड ही नहीं बनाते, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम लॉन पेयर भी बोलते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से उनको माइनस किया जाता है, और माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, की बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है। आपको पता है एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 3 होंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। इट डज नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज, फॉर्मल चार्ज वो रियल चार्ज नहीं होता। कंसीडर कर लेते हैं ओजोन मॉलिक्यूल को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है O3। द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3 में बी ड्रॉन एज, ये देख सकते हो आप जनरल स्ट्रक्चर जो है O3 का वो इस तरह से होता है। पर अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें तो फॉर्मल चार्ज में यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। उन तीनों ऑक्सीजन पर अपना अपना चार्ज होगा, जिसे हम बोलेंगे फॉर्मल चार्ज, जिसको हमने अब यहाँ कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमने यहाँ क्या किया है, नंबरिंग कर रखी है तीनों ऑक्सीजन एटम पर। जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उसको 1 दिया है, जो लेफ्ट साइड वाला उसको 2 और राइट साइड वाले को 3 नंबरिंग दे रखी है। द एटम हैव बीन मार्क्ड एज 1, 2 एंड 3। द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं सबसे पहले। अगर आप फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले पे आए तो हमने वहाँ लिखा था कि जो फॉर्मल चार्ज है वो किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो फ्री एटम मतलब जब कोई भी बॉन्ड नहीं बना तो उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, क्योंकि 2 और 6 उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, के और एल में 6 होते हैं, इसलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 6 होते हैं। उसके बाद आता है माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और लॉन पेयर भी बोल सकते हो। आप देख सकते हो जो फर्स्ट कार्बन उसके ऊपर 2 डॉट दिखाई दे रहे होंगे पेयर के फॉर्म में, जिसको हम लॉन पेयर बोलते हैं। ये किसी भी तरह की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो 6 - 2 वो आ गया। फिर माइनस हाफ हाफ एज इट इज़ आ जाएगा। फिर है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो इस ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 2 के लिए 4 और 3 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो 6 उससे मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है +1, यानी कि जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है जिसको हमने मार्क 1 किया है उसके ऊपर कितना चार्ज है, +1। उसके बाद बात करते हैं द एंड ऑक्सीजन एटम मार्क्ड 2, जो लेफ्ट साइड में 2, उसमें आप देख सकते हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 ही होंगे।
लॉन पेयर यानी कि जिनमें जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, अगर उनको काउंट करें तो 4 हैं वो इलेक्ट्रॉन, 4 डॉट दिख रहे हैं आपको। माइनस हाफ फॉर्मूले का आ गया, और जितने बॉन्डिंग में आप 2 बॉन्ड बने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो इसका अगर चार्ज कैलकुलेट करें तो वो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है। द एंड ऑक्सीजन एटम मार्क 3, थर्ड भी दिख रहा है आपको, जो कि राइट साइड में, उसमें आप देख सकते हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे, और 6 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, है ना। और एक बॉन्ड बन रहा है जो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसमें। अगर उसी फॉर्मूले में डालें तो यहाँ हमारे पास आता है -1, तो हम बोल सकते हैं O3 अलॉन्ग विद फॉर्मल चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर फॉर्मल चार्ज इन सभी के लिए, क्योंकि हमने सेंट्रल के लिए +1 चार्ज निकाला था तो प्लस भी लिख दें तो इसका मतलब +1 ही है, माइनस लिखा तो मतलब -1 है। आपने देखा तो सेकंड कार्बन हमने लिखा था उसके लिए 0 आया, तो कोई चार्ज शो नहीं कर रहा है। अब ज़रूरी तो है नहीं कि डबल बॉन्ड जो है वो, क्योंकि देखने में तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जरूरी तो नहीं है कि लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन के में ही डबल बॉन्ड हो सकता है, राइट साइड में भी तो हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए हम इसको इन दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं नाइट्रेट आयन को। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला होता है NO3 नेगेटिव, मतलब होल जो चार्ज है उसके ऊपर नेगेटिव होता है। ऊपर जो हमने स्टडी किया वो सिंपल O3 मॉलिक्यूल था, उसमें कोई चार्ज की बात नहीं हो रही थी, बट उसमें जितने एटम इन्वॉल्व थे उन सभी का हमें अलग अलग चार्ज शो किया, जिसे हमें फॉर्मल चार्ज बोला। उसी तरह से NO3 देखो, NO3 नेगेटिव भी 3 तरह से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, तो अब उसके हिसाब से अगर स्ट्रक्चर पर चलें हम तो देख सकते हो आप स्ट्रक्चर के 3 तरह की अरेंजमेंट है यहाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं भी जा सकता है, किसी भी ऑक्सीजन के साथ हो सकता है। और ऑक्टेट का तो हमने कंसेप्ट पढ़ा ही है, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और नेगेटिव चार्ज होल है, वो तो लास्ट की बात है जब हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे सभी का। देखो, अगर हम सिर्फ मैं फर्स्ट जो केस है, यहाँ 3 केस दिख रहे हैं आपको, हम फर्स्ट केस को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड में भी सेम वे में आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट केस पे आप देख सकते हो N डबल बॉन्ड वो ऊपर की तरफ है, जो लेफ्ट साइड में उसमें सिंगल बॉन्ड है और राइट साइड में भी सिंगल बॉन्ड है। हमने जो ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है उसको 1 नंबर दे दिया, और जो हमारा राइट साइड में उसको 2 और लेफ्ट साइड वाले को 3 दे रखा है। पहले हम फॉर्मल चार्ज निकालें ऑक्सीजन का किस जो नंबर 1 पर है। अगर नंबर 1 पे जाएँ तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग है लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है जो कहीं भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। उसके बाद हाफ आता है, वो तो 2/2 उसका लगा है, और 2 बॉन्ड बने हैं जिसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो 4/2। जब इसको सॉल्व करें तो 0 आता है, यानी कि जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद बात आती है फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन नंबर 2। नंबर 2 आप देख सकते हो राइट साइड में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ही लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसके ऊपर चार्ज आ रहा है -1। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं, क्योंकि सेम ही है, सेकंड और थर्ड ऑक्सीजन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे हैं तो सेम ही रहेगा -1। फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन तो बचता है, सेंट्रल एटम का तो कैलकुलेट करना है अभी। सेंट्रल एटम की बात करें तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसमें 5 होता है, ये आपको पता है, क्योंकि 7 एटॉमिक नंबर 2 5 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो कोई है नहीं, 0। -1/2 फॉर्मूले का आ गया। ऊपर 8 कहाँ से आया देख सकते हो आप, 4 बॉन्ड बन रही है तो 4 2 8। सॉल्व करते हो तो आता है +1, यानी कि टोटल चार्ज की बात करें तो सारे इकट्ठे कर देंगे, जब सारे इकट्ठे करेंगे तो प्लस और -1 कट जाएगा तो क्या बचेगा -1, यानी कि पूरे का पूरा जो आयन है उसके ऊपर होल चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, इसलिए ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन जो वो लगा रखा है। ठीक है, तो देयरफॉर स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन विद फॉर्मल चार्ज, अगर हम उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज मार्क करके लिखें तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख सकते हो आप तीनों केस मैंने बता रखे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी बुक में देख सकते हो, काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए, उनको स्टडी भी कर सकते हो इसी वे में, इसी फॉर्मूला में पुट करके आप उनके भी चार्ज जो स्पेसिफाई कर सकते हैं। वैसे अभी ये जो कंसेप्ट किया है, ये जो अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट आ रही है, एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर को आप यूज़ कर रहे हो, उसे रेजोनेंस भी बोलते हैं, उसे हमने अभी डिटेल में स्टडी करना है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा टॉपिक, तब हम इसे और ज़्यादा क्लियर करेंगे। अभी तक हमने जो भी लुईस कॉजल और लुईस का कंसेप्ट पढ़ा था, जो कि मेनली किसके ऊपर बेस्ड था, ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस्ड था। ये सारी बॉन्डिंग जो है, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड है, ऑक्टेट के ऊपर, क्योंकि जितने भी एटम है, जितने भी मॉलिक्यूल जो एटम है मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं,
उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं बस वो यही कोशिश करते हैं कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं, शेयरिंग क्यों करते हैं, ताकि जो उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए, उनको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वो रूल हम पढ़ चुके हैं, पर उसके बावजूद भी ऑक्टेट रूल ऐसा था जो कुछ एक केसेस था उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उसकी कुछ एक लिमिटेशंस हैं जिनको हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट तो ये था द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी उसके पास। इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज़ लेस। कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिसमें जो सेंट्रल एटम था उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन थे जो वो कम भी थे, 8 से कम भी थे। ठीक है, तो उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाया वो। दिस इज स्पेशली द केस विद एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल लिथियम क्लोराइड का ले सकते हो आप, बेरिलियम हाइड्राइड का ले सकते हो, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का ले सकते हो। इन सभी में जो सेंट्रल एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कम थे। सेकंड, उसने जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इन ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स थे देयर आर मोर देन 8 बैलेंस, जिनके पास 8 से भी ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सेंट्रल एटम के आसपास। दिस इज टर्म्ड एज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते थे, जिसे हम द ऑक्टेट रूल डज नॉट अप्लाई इन सच केसेस। आपने देखा होगा कि जब तक हम के एल एम तक तो होते हैं तब तो हमारा 8 चल रहा था, फिर उसके बाद एकदम से जंप आता है 18 का, तो 18 में 8 कहाँ है, 18 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट चला गया, तो वहाँ ऑक्टेट रूल फेल हो गया। यानी कि कुछ एक कंपाउंड जैसे सल्फर ट्राई, ये हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके लिए ये कंसेप्ट था वो फेल हो गया था। थर्ड वन इज़ द रूल इज़ बेस्ड ऑन इनर्ट नेचर ऑफ नॉवल गैसेस, क्योंकि ये रूल था जो इनर्ट नॉवल गैसेस जो होती हैं, स्टेबल होती हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन के आसपास ही घूमता था। हाउएवर सम नॉवल गैसेस, जैसे एग्जांपल ले लें ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन, कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड लाइक, ये भी तो बनाते हैं, पर इनकी कोई बात उस ऑक्टेट रूल ने नहीं की। फोर्थ था दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, की मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी उसकी कोई इसने बात नहीं की, कि उसने ये बता दिया हो कि इस तरह की ज्योमेट्री इसकी होने वाली है, इस कंपाउंड की इसकी लीनियर शेप होने वाली है, इसकी पेंटागोनल होने वाली है या पिरामिडल होने वाली है, उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, की स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात भी वो नहीं कर पाया। बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी, मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी रहेगी उसके बारे में बता नहीं पाया, कि मतलब कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होने वाला है, किस मॉलिक्यूल के पास कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी या कम होगी, उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर की थ्योरी में, जिसको ऑक्टेट थ्योरी भी बोलते हैं हम। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लैटिस एंथैल्पी का। एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी की बात हो रही है तो इसका मतलब आयनिक सॉलिड इन्वॉल्व होंगे, यानी कि जो लैटिस एंथैल्पी होती है किसी आयनिक सॉलिड की इज़ डिफाइंड एज अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू completely separate 1 mole of solid ionic compound into gases। मतलब एक सॉलिड कंपाउंड है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, उसके एक एक मॉल को सेपरेट करना है, उसके लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी कि द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू completely separate 1 mole ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसेस। ठीक है, सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल ले सकते हैं, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें उसके लिए होता है 788 किलो जूल पर मोल। दिस मीन्स दैट 788 किलो जूल ऑफ एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर हमें सेपरेट करना है 1 मोल को, किसके, NaCl के 1 मोल को सेपरेट करना है, यानी कि Na पॉजिटिव गैसेस को सेपरेट करना है और Cl नेगेटिव गैसेस को सेपरेट करना है, तो हमें उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 788 किलो जूल पर मोल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। This process involves both the attractive forces between ions of opposite charges and repulsive forces। मतलब दोनों तरह की फोर्सेज आएंगी, क्योंकि सेम चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बॉन्ड पैरामीटर्स का, जिसमें सबसे पहले आता है बॉन्ड लेंथ। आपने देखा होगा, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, स्ट्रक्चर में आप बॉन्ड बनाते हो, अब वो भी तो छोटे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो सिंगल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है सबसे, डबल क्यू से ज़्यादा, ट्रिपल क्यू से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, पर सभी केस में जो बॉन्ड है वो इक्वल नहीं होते, उन सभी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इज़ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ किसी स्ट्रक्चर के लिए एक फिक्स डिस्टेंस है, किसके बीच में,
न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्ड मतलब दो एटम है, दो एटम इन्वॉल्व होते हैं तभी बॉन्ड बनता है, तो उनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। उसके बाद आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स आयन। यानी कि बॉन्ड एंगल जो होता है मतलब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं उसमें। अब डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स जो वो कहीं भी डेविएट हुए हो सकते हैं, तो अब उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, वही तो बॉन्ड एंगल होता है। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ हमने वाटर का एग्जांपल लिया है। वाटर का वैसे पैरामीटर स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन का कंप्लीट हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 तो लॉन पेयर है ना, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर हैं। और देखो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एंगल है 104.5 डिग्री, इसको बोलते हैं हम बॉन्ड एंगल। उसके बाद बात आती है बॉन्ड एंथैल्पी की। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to 1 mole of break 1 mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state। कि मतलब आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप है उसके 1 मोल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी गैसेस स्टेट में, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। जो यूनिट होते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के वो किलोजूल पर मोल होते हैं, जैसे कि लैटिस एंथैल्पी के होते हैं, सेम ही काम है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 435.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज का मतलब काफ़ी सारे बॉन्ड्स हैं, अब मॉलिक्यूल तो सारे सेम नहीं हो सकते। जैसे अभी हमने बात की है तो खैर सिंपल मॉलिक्यूल था, एक ही बॉन्ड था। जैसे O3 है, O3 में 3 बॉन्ड होते हैं, मतलब O3 में 2 बॉन्ड होते हैं और दोनों ही ऑक्सीजन वो बने आपस में ऑक्सीजन के साथ होते हैं। अब किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो उसकी बॉन्ड कितनी एनर्जी की उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हर बॉन्ड की एनर्जी जो अलग अलग कैलकुलेट कर ली जाती है और उसका एवरेज निकाला जाता है। जब एवरेज निकलता है तो उसे हम बोलते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। यानी कि द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी टर्म इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, needed to break a specific type of bond measured of a wide variety of different molecules. It is essentially the average of all the bond dissociation enthalpies for a specific type of bond। जिसमें आप मीथेन का एग्जांपल भी दे सकते हो। मीथेन में देखा आपने कार्बन और हाइड्रोजन में 4 बॉन्ड होते हैं और वो चारों बॉन्ड इक्वल होते हैं वैसे। तो अब आप क्या उसकी अगर आपको पूछ ली जाए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कितनी है तो आप उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते। डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, हर बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसको लिखना पड़ेगा और उसकी फिर उसके बाद एवरेज निकालनी पड़ेगी। एवरेज जो आती है वो उसकी एक्चुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता है जैसे कोई 2 एटम कंबाइन करते हैं तो उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जो 2 एटम हैं उनके बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, वही तो बॉन्ड ऑर्डर है। द बॉन्ड ऑर्डर फॉर एग्जांपल इन हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं, H और H में सिंगल बॉन्ड होता है विद अ सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इन O2 वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, डबल बॉन्ड होता है ना उसमें। N2 में ट्रिपल होता है, लिखे हैं सारे। सिमिलरली इन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो वहाँ 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है इसके लिए 3 होता है, N2 के लिए 3 होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे बॉन्ड ऑर्डर के। अच्छा, अब बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। हमने पीछे पढ़ रखा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, है ना। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, उनके बॉन्ड ऑर्डर भी आइडेंटिकल होते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप F2 की बात करें, F2 मतलब फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं, और O2 नेगेटिव, उन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर 1 होते हैं। N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और NO पॉजिटिव जिसको नाइट्रोसोनियम आयन भी बोलते हैं हम, हैव बॉन्ड ऑर्डर 3, इनके बॉन्ड ऑर्डर 3 होते हैं। तो आज हमने जो लेक्चर की अभी स्टडी किया है जिसमें हमने फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसके बारे में स्टडी किया।
फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स ही जैसे बॉन्ड पैरामीटर, जिसका हम आगे जब हम आगे थ्योरीज पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ ये सारी चीज़ें हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में किस तरह का बॉन्ड ऑर्डर उसका पता लगा सकें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।